हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक एस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आज के एडिटोरियल एनालिसिस सेशन के साथ हम आ गए हैं फिर से। और आज की जो क्लासेस होने वाली हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी आपकी, क्योंकि द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में दोनों ही जगह पे आपको ऐसे आर्टिकल्स मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल केंद्र राज्य से संबंधित हैं, या फिर ऐसे मुद्दे जैसे गिग वर्कर से रिलेटेड हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इकोनॉमी पेपर 3 में हो चाहे वो पेपर 2 में हो, और दोनों ही न्यूज़पेपर में उनको कवर किया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे टॉपिक्स को बहुत ही कंबाइंड वे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। सारे जितने भी कंफ्यूजन है उस टॉपिक से रिलेटेड आपके दूर हो जाएंगे, और उस टॉपिक पर अगर मान लीजिए कोई भी मेंस का क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आता है तो आपके पास हर डायमेंशन में लिखने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हाइलाइट्स के थ्रू कौन कौन से आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं, और उसके बाद एक एक करके हम क्या करेंगे, सभी टॉपिक्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले। और हाइलाइट्स देखने के बाद में एक मोटिवेशनल कोट जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे और आपके लिए, तो उसको देखेंगे। उसके बाद से हम पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात की जा रही है ऑन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सीबीआई। अभी हमें मालूम है कि ममता बनर्जी जो हैं उनके साथ में और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट रहता है किसी न किसी मुद्दे के ऊपर में, और सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है सीबीआई, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो इलेक्शन में कभी इरेगुलरिटीज़ हो जाती है, धांधली हो जाती है, उससे रिलेटेड मामला चलता होता है। और फिर वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, सीबीआई वगैरह भेज करके जाँच कराती है, और इसको लेकर के पूरा मुद्दा रहता है। 2018 में जो वेस्ट बंगाल ने सीबीआई के लिए जो एक जनरल एसेंट होता है उसको वापस ले लिया था, उसके बावजूद भी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो बार बार सीबीआई के थ्रू जांच करवाने का वहाँ पर आदेश देती है या फिर काम करवाती है। इसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट निकल करके आता है, तो इसके ऊपर ही पूरा आर्टिकल है ये। इंडियन एक्सप्रेस में भी, द हिंदू में भी, दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे। क्या पूरा मुद्दा है उसके बारे में पहले जानेंगे, और फिर सीबीआई के बीच में क्या कमियां निकल करके आ रही हैं, क्यों सीबीआई के ऊपर में हमेशा से क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपने प्रीवियस जब भी वर्डिक्ट सुने होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोते में बंद पिंजरा भी बोला हुआ है। तो क्यों बोला गया है, क्यों क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं सीबीआई के ऊपर में, क्योंकि ये एक जांच एजेंसी है। इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे, पूरी अपनी एक जो समझ है होलिस्टिकली उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आने की संभावना है, तो सारे डायमेंशन के ऊपर में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला जो आपका आर्टिकल है वो है द प्रॉब्लम विद द कर्नाटका गिग वर्कर्स बिल। गिग वर्कर के ऊपर में हमने बात की हुई है, 2-3 दिन हमने इस बात की थी, लेकिन वहाँ पर चीज़ें ये थी कि क्या प्रोविजंस किए गए हैं गिग वर्कर्स को लेकर के। ये जो आर्टिकल है बेसिकली यहाँ पर कमियाँ बताई गई है कि गिग वर्कर्स के लिए ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट का बिल है या फिर राजस्थान गवर्नमेंट का जो बिल है उसमें किन किन बातों की कमी है, जिसकी वजह से ये जो बिल है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, या फिर जो हम सोच रहे हैं कि जो आउटपुट मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि इस गिग वर्कर बिल के अंदर में बहुत सारी कमियां हैं। तो हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसके पॉजिटिव्स देखना भी ज़रूरी है, उसके नेगेटिव्स देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में दोनों तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन मार्क उठ रहा है बार बार। अगला जो आर्टिकल है वो है द यूनियन गवर्नमेंट्स रेन फाइनेंशियल ट्रांसफ़र टू डिफरेंट स्टेट्स। यहाँ पर बात करने वाले हैं हम वित्त से संबंधित अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो साउथ की हो, तमिलनाडु वगैरह, या फिर वेस्ट बंगाल हो, या फिर और भी अदर जो स्टेट्स हैं, जो कि हमेशा जो स्पेशली जो जहाँ पर केंद्र सरकार से अलग हट करके किसी पार्टी की सरकार होती है, उस स्टेट का केंद्र सरकार के साथ में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है, बहुत पुराने इतिहास है ये। लेकिन अभी जो पूरा मुद्दा है वो क्या हो रहा है, रिसेंट में बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, स्पेशली साउथ के स्टेट्स जो हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में हमेशा एलिगेशन लगाते हैं वित्त को लेकर के। जो टैक्स कलेक्शन होता है फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 15 फाइनेंस कमीशन, 16 फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन, इस सारी चीज़ों के बारे में हमें पता है पहले से। आज और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि क्या पूरे मुद्दे हैं जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कम फंडिंग दे रही है, या उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो क्यों लगाए जा रहे हैं। तो हर चीज़ का, हर टॉपिक का कोई ना कोई पक्ष होता है, दोनों ही पार्टियों को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लगा रही है कुछ एलिगेशन, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या अपनी मजबूरियाँ हैं उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, उनका क्या पक्ष है उनको भी सुनना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड बात करेंगे हम, टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड बात करेंगे, और वित्त का किस तरीके से हस्तांतरण होता है इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये भी आपके GS पेपर 2 से रिलेटेड है, जहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों की बात होती है, या फिर संघीय ढांचा या फिर फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात होती है। तो सारे टॉपिक्स को देखेंगे। ये अगला जो आर्टिकल है वो क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्स और कुछ फ्रेमवर्क बनाए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लास बहुत लेंदी हुई तो इसको कल डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ आज ही हम क्या करेंगे, क्लास को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसको
तो चलिए, ये पूरा ओवरव्यू रहने वाला है जिसके ऊपर हमें बात करनी है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ के साथ में सीबीआई से रिलेटेड मेंस का हम यहाँ पर एक क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताऊंगी और उसकी आंसर फ्रेमिंग आपको बताऊंगी, सो दैट आपको एक प्रैक्टिस भी मिल जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा और आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद में उसको किस तरीके से फ्रेमिंग करनी है, इसके बारे में बात होगी। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है, एवरीथिंग कम्स टू यू दैट बिलोंग्स टू अस। ठीक है, तो एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग्स टू अस इफ़ वी क्रिएट द कैपेसिटी टू रिसीव इट। रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये कथन है, स्टेटमेंट है, जहाँ पर वो बोल रहे हैं एवरीथिंग कम्स टू अस टू बिलोंग्स टू अस इफ़ वी क्रिएट द कैपेसिटी रिसीव इट। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड में जो चीज़ है ना, वो जो डायलॉग है कि एक बार मतलब ये कहना कि किसी चीज़ को जब शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो वो जो डायलॉग है ना, वो इसको बहुत ही ज़्यादा मैच करता है, रिलेट करता है। यहाँ पर बात बोली जा रही है कि एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग्स टू अस। जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं या जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, जो हम डिज़र्व करते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमारे पास आती है। बस करना क्या होता है, वो कैपेसिटी बिल्ड करनी होती है उन चीज़ों को रिसीव करने की, ग्रैब करने की। मतलब ये है कि मेरे पास भी 24 घंटे हैं, अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, एलन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं, हर किसी के पास, प्रधानमंत्री के पास भी 24 ही घंटे हैं। लेकिन उसमें वो क्या कर रहे हैं, कितना बेटर वे में उस दिन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अपने अंदर कितनी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं एक दिन में बहुत सारा काम करने की। और हम आप क्या होते हैं, ये हम थोड़ा सा काम करके ही क्या होता है, थक जाते हैं। हम हर दिन लड़ते होते हैं कि अरे हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि बस वो कैपेसिटी खुद के अंदर बिल्ड करनी होती है कि नहीं, मेरे पास जितना टाइम है उतना ही टाइम यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोगों के भी पास है। जब वो कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी। तो ये वाली जो एटीट्यूड होता है ना, ये लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी जा कर के क्या हो सकता है, जो भी चीज़ें हम चाहते हैं ना यूनिवर्स से, वो चीज़ें हमको मिलेंगी। बस कैपेसिटी बिल्ड करनी है उनको रिसीव करने की। ठीक है, हार्डवर्क करने की और अपने ऊपर में एक तरीके से कॉन्फिडेंस रखने की, बिलीव रखने की। ठीक, तो चलिए इसी कोट के साथ शुरू करते हैं। एंड आई होप आप सभी लोग जो हैं वो कैपेसिटी अपने अंदर ज़रूर बिल्ड करेंगे, सो दैट आप जो भी चाहते हैं लाइफ में वो सब कुछ आपको मिले। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो टॉपिक है इसको देखते हैं। ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी में जब हम बात करते हैं, कहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ कहाँ पर आती हैं, जब हम केंद्र और राज्यों के संबंधों की बात करते हैं और वहाँ पर न्यायिक क्षेत्र कैसा होना चाहिए और केंद्र और राज्य किन मुद्दों के अंदर में सहमति से काम करें या कितना दायरा किसका है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं ना, तब वहाँ पर सीबीआई का जो मैटर है वो निकल करके आता है। ठीक है, यहाँ पर सीबीआई क्या है, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो कि क्या काम करती है, पूरे देश के अंदर में अगर कोई मामला होता है, कोई भी ऐसा मामला है जिसके ऊपर में केंद्र सरकार बोल देती है, अप्रूव कर देती है कि भाई आप जाइए और इन्वेस्टिगेट करके लेके आइए, तो एक जांच एजेंसियां पुलिस के लेवल पे अपनी होती है। सीबीआई जो होती है थोड़ी उससे अपर, थोड़ी और ज़्यादा पावरफुल कहना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड। उसमें जो लोग होते हैं बहुत अपने अपने फील्ड में काफ़ी स्पेशलाइज्ड उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि फॉरेंसिक टीम हो जाए भले, चाहे वो आपका आईटी सेक्टर से रिलेटेड नॉलेज की बात हो, हर चीज़ में वहाँ पर बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस लोग आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो पूरा मुद्दा है क्यों निकल करके आया है, ये पूरा मुद्दा निकल करके आया है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में बहुत ही समय से क्या होता है, हमेशा केंद्र और राज्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, चाहे वो गवर्नर के मामले में हो, चाहे वो सीबीआई से रिलेटेड हो। तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा कहना चाहिए स्टेट है, ममता दीदी की यहाँ पर सरकार है और ममता दीदी कहीं पर भी पीछे नहीं हटती हैं। वो जहाँ पर उनके राइट्स जो हैं वायलेट होते हैं, वो बिल्कुल आकर के स्टैंड लेती हैं अपना बहुत स्ट्रॉन्ग वे में। यहाँ पर पूरा मुद्दा क्यों निकल करके आया है कि 2018 में बेसिकली समझिए बात क्या है कि सीबीआई जो है वो क्या काम करती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली एक एजेंसी है। वो बात अलग है कि केंद्र सरकार जो है वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है और वो उनका ये कहना होता है कि सीबीआई एक स्वतंत्र निकाय है। लेकिन यहाँ पर हम आगे भी बात करेंगे कि कहीं कहीं पर चीज़ें मेंशन की गई हैं क्लियरली कि जो केंद्र सरकार जब एसेंट देती है उसके बाद ही क्या होता है, सीबीआई अपना जो काम है, इन्वेस्टिगेशन है, वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना किसके तहत हुई थी, सीबीआई के लिए कोई भी अलग से एक्ट वगैरह पास नहीं किया गया था। 1946 में संथानम कमेटी की रिपोर्ट के बाद से क्या किया गया था, यहाँ पर सीबीआई की स्थापना की गई थी। अभी आपको बताना है कि संथानम कमेटी की अनुशंसा पे सीबीआई के साथ साथ सेम समय में एक और जो है एजेंसी, उसका भी स्थापना की गई थी, तो उस एजेंसी का आपको नाम बताना है। ठीक है, फिलहाल हम बात कर लेते हैं सीबीआई के बारे में। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके तहत, डीएसपीई
तो दिल्ली स्पेशल जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके एक्ट के तहत में क्या किया गया था, 1946 में जो सीबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये जो डीएसपी है, ये जो है काम किसके लिए करता था, दिल्ली पुलिस का किस तरीके से रेगुलेशन होगा उस क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी भी आती है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत, लेकिन जो दिल्ली पुलिस का कुछ और कार्यभार है वो बटा हुआ है, क्योंकि बाकी सारे यूनियन टेरिटरीज़ की तरह ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन की गई है। आपको मालूम है कि दिल्ली और साथ के साथ पुदुचेरी में क्या है, विधानसभाएँ भी हैं, तो कुछ मामले यहाँ पर जो सीएम वगैरह हैं उनकी कैबिनेट है यानी कि विधानसभा है वो भी देखती है, और कुछ मामले जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखे जाते हैं। ठीक है, तो पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। यहाँ पर राज्य की परिभाषा से हटके अगर किसी आप नॉर्मल राज्य की बात करते हैं तो वहाँ पर पुलिस, ज़मीन, सारी चीज़ें जो होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर, वो स्टेट की लेजिस्लेचर के पास में होती है। लेकिन चूंकि दिल्ली जो है वो एक तो यूनियन टेरिटरी है, साथ के साथ पे नेशनल कैपिटल भी है, तो यहाँ पर जो है 239 AA के तहत में अलग प्रोविजंस है। यहाँ पर पुलिसिंग वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। उसके लिए जो एक्ट बनाया गया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, उसके ही तहत हमने क्या किया, सीबीआई की स्थापना की। और 1963 वगैरह के आसपास पे संथानन कमेटी ने थोड़ा सा और भी रिकमेंड की चीज़ें, तो उसके बाद में हमने सीबीआई के लिए भी कुछ और भी चीज़ें जोड़ी हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि दर्जा अभी फ़िलहाल क्या है, तो ना तो ये संवैधानिक है ना ये वैधानिक है। संवैधानिक कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आर्टिकल के तहत जो है वो पास करके अगर यहाँ पर किया गया होता संविधान के अंदर में सीबीआई की स्थापना, तो वहाँ पर क्या होता, वो संवैधानिक निकाय हो जाता। साथ के साथ में अगर वो स्टैट्यूटरी बॉडी होता, सांविधिक निकाय कब होता, अगर किसी एक्ट के तहत पास करके स्पेशली सीबीआई के लिए प्रोविजंस किए गए होते, तब जाकर के वो सांविधिक निकाय होता। लेकिन सीबीआई जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है उसके तहत क्या करता है, अपने जो अधिकार हैं उसको ग्रहण करता है। तो अलग से सीबीआई के लिए अभी फ़िलहाल में कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए ये संवैधानिक भी नहीं है, सांविधिक भी नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिलहाल ये जो आता है किसके अंदर आता है, गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला ये पूरा निकाय है। पहले जो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता था, लेकिन उसको हमने चेंज करके शिफ्ट करके गृह मंत्रालय के अंदर कर दिया है, क्योंकि समाज में पूरा जो इंडिया है या फिर देश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम देखा जाए तो गृह मंत्रालय का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीबीआई का ये ओवरव्यू है। यहाँ पर मुद्दा क्या निकल करके आया है कि जैसे हमें मालूम है ये डीएसपीई एक्ट 1946, अब इसमें क्लियरली चीज़ें सीबीआई के लिए मेंशन नहीं है। इसकी वजह से हमेशा से सीबीआई के ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर में कि उनका न्याय क्षेत्र क्या है, उनका अधिकार क्षेत्र क्या है, इसके ऊपर हमेशा से क्वेश्चन मार्क उठते रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब भी ये जो पूरा मुद्दा है जो कि वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, यहाँ पर क्या पूरा मुद्दा है कि वेस्ट बंगाल में 2021 से बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। ठीक है, 2021 में भी एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर कुछ ऑफिसर्स को लेकर के बात हुई थी और वहां पर सीबीआई की जांच को लेकर के मुद्दा निकला था। अभी रिसेंट में देखा जाए तो संदेश खली वाला मामला है जहां पर बहुत ही हिंसा हुई, महिलाओं के साथ में भी बहुत कहना चाहिए कि मिसबिहेव किया गया। साथ के साथ में ये जो इलेक्शन का पूरा टाइम था और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट निकल करके हमेशा टाइम पे वेस्ट बंगाल से आए हैं, और इन सब के ऊपर में क्या होती है, सीबीआई की जांच हो जाती है। लेकिन ये तो नॉर्मल चीज़ है। अगर मान लीजिए सीबीआई का काम ही यही है कि किसी क्षेत्र के अंतर्गत हिंसा फैल रही है और सीबीआई को ये ऑर्डर दिया जाता है तो वो जा करके वहाँ इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर क्यों निकल करके आया है और मामला कोर्ट में क्यों पहुँचा, मामला कोर्ट में इसलिए पहुँचा कि सीबीआई का जो सेक्शन 2 है, सीबीआई का जो ये डीएसपी का सेक्शन 2 है, ये कहता है कि सीबीआई को मामलों में, उन्हीं मामलों में जांच की कहना चाहिए कि परमिशन है जो कि यूनियन टेरिटरीज़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज़ जो कि सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, वहाँ तो सेक्शन 2 के तहत जो है वो सीबीआई सीधे जा करके जांच कर सकती है। ठीक है, यूटीज़ में। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसके अंतर भी जा करके सीबीआई को क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, अगर गवर्नमेंट बोल रही है तो यहाँ पर सेक्शन 5 आ जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 5 में कुछ प्रोविजंस ऐसे किए गए हैं कि सीबीआई जो है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है तो वो जा करके यहाँ पर यूनियन टेरिटरी से अलग हटके बाकी सारे क्षेत्रों की भी वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लॉज क्या है, सेक्शन 6 क्लॉज ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन तो ये कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कब करेंगे, अगर जिस राज्य में वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं उस राज्य में वहाँ की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, अगर वो जनरल असेंट दे देगी, जनरल असेंट देगी, उसके बाद में ही जा करके वो क्या कर सकते हैं, एक तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी जनरल असेंट के ऊपर में पूरा जो है वो मुद्दा है। जनरल असेंट का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पर कोई क्राइम हुआ है और वहाँ पर जा करके
सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पहले उस राज्य के जो कैबिनेट होगी, वहाँ के जो सीएम होंगे, उनसे क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी लिखित एक तरीके से सिग्नेचर्ड वे में। तब जा कर के किसी राज्य के अंतर्गत जा कर के क्या कर सकते हैं, सीबीआई जांच कर सकती है। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जब मेंटेन करने की बात आती है ना, तो जो पुलिस होती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। आप सभी को मालूम है कि स्टेट लिस्ट जो होता है, राज्य सूची जो होती है, उसके अंतर्गत क्या आता है, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग आती है, ठीक है ना। तो जांच करने का काम तो पुलिस का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो कि राज्य सूची का मैटर है तो राज्य जो है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये सारी इन्वेस्टिगेशन देखेगी। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है या कोई डिमांड उठी है इसके बारे में कि सीबीआई जा कर के इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो पहले उस राज्य से क्या करना पड़ेगा, परमिशन मांगना पड़ेगा। सेक्शन 6 जो है यही चीज़ जो है ये कहता है कि परमिशन कब मिलेगी, जब वो राज्य जनरल एसेंट दे देगा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल क्यों गया है? वेस्ट बंगाल सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई जांच के लिए अपने अधिकारी जो हैं वो वहाँ पर भेजे। ये तो नॉर्मल मुद्दा था, इसको कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, बट कोर्ट में इसलिए चला गया क्योंकि 2018 में जो है ममता बनर्जी की सरकार ने जनरल एसेंट जो है वो वापस ले लिया था। जनरल एसेंट जो राज्य दे देते हैं ना, वहाँ पर फिर बिना किसी, आप कह सकते हैं कि वहाँ पर परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, जाकर के सीबीआई जांच कर लेती है। लेकिन कई सारे स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, लगभग 10 जो स्टेट्स हैं अभी फ़िलहाल में, उन्होंने क्या किया हुआ है, जनरल एसेंट वापस ले लिया है सेक्शन 6 के तहत जो दिया जाता है, जो DSP एक्ट 1946 का है। इसकी वजह से क्या होता है, अब जितने बार भी वहाँ पर जाना होगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और जिन राज्यों ने एसेंट वापस ले लिया है उन राज्यों में अब जितने बार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने जाएगी, पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो जाकर के वहाँ पर जांच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो 10 राज्यों को छोड़कर बाकी जो स्टेट्स हैं जिन्होंने जनरल एसेंट दिया हुआ है, वहाँ पर सीबीआई को परमिशन दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन राज्यों ने एसेंट वापस ले लिया है, वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए हर बार क्या करना पड़ेगा, सीबीआई को परमिशन लेनी पड़ेगी। और यही पूरा मुद्दा निकल के आया संदेश खली के अंदर। संदेश खली में जब जांच की बात हुई थी तो जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उन्होंने मना कर दिया था परमिशन देने से कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, लेकिन वहाँ के जो हाई कोर्ट है उसने सीबीआई को परमिट कर दिया था, और उस हाई कोर्ट के खिलाफ में, उनके जजमेंट के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जो ममता बनर्जी गवर्नमेंट गई थी। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट निकल करके यही आया कि भाई जो चीज़ें मेंशन है क्लियरली सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में, उसके तहत ही काम होना चाहिए, ठीक है ना। जो प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको बिल्कुल फॉलो किया जाना चाहिए। और इसके ऊपर में अभी फाइनल जो फिर से सुनवाई जो है वो अगस्त में होगी। अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सीबीआई जांच कर रही है वहाँ पर जाकर के वो इनवैलिड है, क्योंकि 2018 में ही जो जनरल एसेंट है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। और अब अगर किसी मामले की जांच करनी है सीबीआई को, अगर सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो परमिट करती है, तभी जाकर के वो इन्वेस्टिगेट करेगी, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ठीक है। तो अभी जो पूरा मुद्दा है वो जांच को लेकर के है कि किसकी जुरिस्डिक्शन में क्या पूरा मुद्दा है। तो ये जो सिनेरियो है वो आपको समझ में आ गया होगा। जनरल एसेंट क्या होता है, जनरल कंसेंट क्या होता है, इसके बारे में भी हमने बात कर ली। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जुरिस्डिक्शन सीबीआई का क्या है, न्याय क्षेत्र क्या है और क्या कमियाँ हैं जिसकी वजह से सीबीआई के ऊपर में इतने ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। जब कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल से पूछा गया था सीबीआई को लेकर के चीज़ें, पहले तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, फिर उन्हें खुद ही चीज़ें बोल दी बाद में कि सीबीआई जब भी कोई काम इन्वेस्टिगेट करती है तो पहले उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें तो दोनों हो गई हैं। फिलहाल अगर सेक्शन 5 और सेक्शन 6 देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर जाँच करवाना चाहती है वो एसेंट दे सकती है, और वो एसेंट जो है वो जो जनरल कॉन्सेंट के तहत सेक्शन 6 के तहत दिया जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से भी चीज़ें पूछनी पड़ेगी। तो पहले सीबीआई क्या करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी परमिशन से इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाएगी, लेकिन जहां जिस राज्य में वो इन्वेस्टिगेट करने जाएगी अगर वहां पर जनरल कंसेंट नहीं है तो पहले उस राज्य से भी परमिशन लेनी पड़ेगी सीबीआई को। तो इस तरीके से जो ये मामला है अभी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क इस पर हमेशा उठता रहता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, क्योंकि सीबीआई के लिए अलग से कोई चीज़ बनी ही नहीं है, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इसको बॉडी नहीं बनाया गया है या फिर सांविधिक निकाय नहीं बनाया गया है, अलग से चीज़ें उनके लिए मेंशन ही नहीं की गई हैं कि कैसे उनका कहना चाहिए कि किस तरीके से वो काम करेंगे, उनके न्याय क्षेत्र में क्या चीज़ें आएंगी, अगर वायलेट करते हैं वो तो फिर उनके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा, या फिर कोई राज्य जो है वो मना करता है इस तरीके से जनरल कंसेंट देने से तो उनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस होंगे। तो चूँकि अभी किसी और के घर में समझ लीजिए कि एज अ रेंटल जो
पूरा मामला चल रहा है कि जो दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत ही सीबीआई अपने पावर्स ले रही है। तो यहाँ पर जो पूरा मुद्दा है वो पावर का आ जाता है, न्याय क्षेत्र का आ जाता है, अधिकार क्षेत्र का आ जाता है कि सीबीआई की कितनी एक तरीके से कहना चाहिए कि लिबर्टी है या कितना सीबीआई को अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा मुद्दा ये आपको सिनेरियो समझ में आ गया। अब यहाँ पर पूरा मुद्दा क्या है कि सीबीआई में कमियाँ क्या क्या निकल करके आ रही हैं। तो सीबीआई में बहुत तरीके की कमियां निकल करके आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो बात की जाती है ट्रांसपेरेंसी की। सीबीआई में जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क उठता है। क्यों? क्योंकि जब इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, अध्यक्ष वगैरह का अपॉइंटमेंट होता है, तो वहाँ पर भी कई बार एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ फेवरेट चुनिंदा जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बिठा दिया जाता है। 2-3 साल पहले यह मुद्दा आया था, राकेश अस्थाना जी को जब यहाँ पर बिठाया गया था, फिर अध्यक्ष को लेकर के बहुत सारे उस समय भी कॉन्फ्लिक्ट निकल करके आए थे। तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की बहुत बड़ी एक तरीके से कमी है। दूसरी चीज़ है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार भी सीबीआई के अंदर खुद है। सीबीआई भले भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, लेकिन इनके अंदर भी भ्रष्टाचार के कई सारे मामले देखे गए हैं। कुछ ही कहना चाहिए कि समय पहले अभी मतलब 1-2 साल के अंदर ही सीबीआई के अंतर्गत ही 4 सीबीआई के ऑफिसर्स ने खुद के अपने ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया था भ्रष्टाचार के मामले में। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार का भी क्वेश्चन मार्क लगता रहता है। साथ के साथ में न्याय क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र के बारे में हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि इनके पास में अपना खुद का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट नहीं है। तो इनके ऊपर में हमेशा क्वेश्चन मार्क उठता रहता है कि इनकी पावर कितनी है या ये पावर कहाँ से ले। अभी तो दिल्ली स्पेशल जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत इनको पावर मिली हुई है कुछ, लेकिन क्लियर प्रोविजंस नहीं है कि सीबीआई का क्या एक तरीके से स्टैंड होना चाहिए या वो उनका न्याय क्षेत्र कितना होगा। साथ के साथ में जनरल कंसेंट वाला मामला है। जनरल कंसेंट का मामला क्या है, जैसे अभी जो 10 स्टेट्स हैं वहाँ पर जो है सीबीआई को बार बार जनरल कंसेंट लेना पड़ता है, और वहाँ से 10 स्टेट्स ने क्या किया हुआ है, अपना कंसेंट छीन लिया है, तो बार बार परमिशन लेनी पड़ती है। अब ये स्टेट्स आपको कौन कौन से दिखाई देंगे, ये स्टेट्स जो हैं वो आपको ऐसे स्टेट्स दिखाई देंगे जहाँ पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हट के कोई गवर्नमेंट है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हट के आपको कोई जो गवर्नमेंट है वहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। 2015 से ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं कि कई सारे राज्यों ने जनरल कंसेंट जो है वो वापस ले लिया है, जो कि DSP एक्ट का सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 के तहत स्टेट जो जनरल कंसेंट देती है उसको उन्होंने वापस लिया हुआ है। और ये 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर झारखंड, केरला, मिज़ोरम, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मेघालय और वेस्ट बंगाल। स्पेशली ऐसे स्टेट्स जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हट के कोई गवर्नमेंट है, वहाँ पर ये जो है हमेशा से मुद्दा रहता है ज्यूरिसडिक्शन का, कि यहाँ पर जब भी कोई सीबीआई जाती है, सीबीआई के कोई ऑफिसर जाते हैं, तो यहाँ पर चीज़ें निकल करके आती हैं कि भाई पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, और अगर किसी स्टेट ने परमिशन नहीं दी तो आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो फिर मामला जो है वो आ जाता है क्या, कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा बन जाता है। ठीक, तो इस तरीके से सीबीआई के ऊपर में बहुत सारे कमियां हैं, बहुत सारी एक तरीके से बार बार एलिगेशंस लगते रहते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर में ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, साथ के साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सीबीआई को ठीक करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने कमियाँ तो देख ली कि एक तो पारदर्शिता की कमी है, दूसरा भ्रष्टाचार है, अधिकार क्षेत्र का मामला है, उनकी नियुक्ति से रिलेटेड की क्लियर प्रोविज़न नहीं है कि कैसे किस तरीके से क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसके तहत बिठाया जाएगा उनके अध्यक्ष को, इस तरीके का भी मामला। क्योंकि क्लियर कट अलग से अगर किसी निकाय के लिए एक्ट नहीं है, इट मीन्स कि उसकी रिलेवेंस या फिर कितने स्ट्रॉन्ग वे में वो चीज़ें बोलेगा, इसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अगर आप हैं, आपके पास में कुछ आधार है किसी चीज़ के बारे में बोलने का, तभी आपकी बात को कोई सीरियसली लेगा। वैसे ही यहाँ पर सीबीआई का मामला है कि इनका खुद का जो एक एक्ट नहीं है, खुद के लिए स्पेशल प्रोविजंस कुछ बहुत खास नहीं है, क्लियर मेंशन नहीं है चीज़ें, इस वजह से इनका जो इफेक्ट है ना वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, इनको कोई सीरियसली लेना चाहता नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस वर्डिक्ट में जो सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बोला है। पिंजरे में बंद तोता कहने का क्या मतलब है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना बोलती है वो उतना करता है, इस तरीके से बातें निकल करके आती है, हमेशा क्वेश्चन मार्क उठता है। ठीक है, तो आई होप आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा, सीबीआई की क्या कमियां हैं ये समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या है। एक जांच एजेंसी है, दोहरी जिम्मेदारी होती है, जैसे कि गंभीर मामलों की जांच करना है और देश में जो पुलिस बल को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक नेतृत्व प्रदान करना। ठीक है, तो बेसिकली पुलिसिंग का ही काम है इनका, लेकिन थोड़ा और स्पेशलाइज, थोड़ा सा और साइंटिफिक तरीके से, अनुभव और एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छे इसके बेस पे। ठीक है, स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना की सिफारिश जो है वो भ्रष्टाचार
निवारण पर संथानम कमेटी बनी थी 1962-64 में, उसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि संथानम कमेटी की अनुशंसा पर इनकी स्थापना हुई थी। लेकिन एक्ट जो ये फॉलो करते हैं वो कौन सा करते हैं, DSPE का एक्ट फॉलो करते हैं 1946 का। स्थापना इनकी 62-64 में जब संथानम कमेटी आई थी उसके बाद हुई है, लेकिन इनको अधिकार कहाँ से मिलते हैं, DSPE के 1946 के तहत। तो ये नहीं याद कर लेना है कि 1946 में इनकी स्थापना हुई थी। एक्ट जो है वो 1946 का है, जिसके तहत एक तरीके से इनको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, बट इनकी स्थापना संथानम कमेटी की अनुशंसा पर 1962-64 के बीच में हुई है। ठीक है, CBC जो है उसकी भी स्थापना, मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका आंसर भी बता देती हूँ। संथानम कमेटी की अनुशंसा पर CBI के साथ साथ CVG जो है, सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, उसका भी क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। ठीक है, तो संथानम समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर ही CBI की स्थापना की गई थी, और ये किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसको शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं, अभी बात की हमने कि विशेष दिल्ली पुलिस विशेष जो स्थापना अधिकार है, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उसके तहत इसको शक्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, अलग से इनके लिए कोई भी एक्ट नहीं है, पावर ये वहीं से लेते हैं DSPE एक्ट 1946 से। साथ के साथ में हमें मालूम है कि जब हम इंटरपोल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी जो जांच एजेंसी है, ठीक है ना, इंटरपोल, तो उसको हेल्प करने का काम जो है अलग अलग जो नेशंस हैं, अलग अलग जो देश हैं, उनकी जांच एजेंसियों का होता है। तो CBI एक नोडल एजेंसी की तरह भी काम करती है इंटरपोल के लिए। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इनका आदर्श वाक्य क्या है, उद्योग निष्पक्षता और अखंडता। तो निष्पक्षता और अखंडता जो है इनका कोट है। साथ के साथ में मंत्रालय कौन सा आता है, कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय, ये नोडल मंत्रालय है। पहले इसी के तहत ही आते थे, लेकिन अब इनको गृह मंत्रालय के अंतर्गत ला दिया गया है। ठीक है, तो काम क्या करते हैं ये, बेसिकली भ्रष्टाचार को दूर करना, साथ के साथ में कोई गंभीर मुद्दा हो गया है उसकी जांच करना, ऐसे मुद्दे जो कि कहना चाहिए कि देश की संप्रभुता एकता के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उनके बारे में सभी तरीके के स्पेशल गंभीर मुद्दे, उसके ऊपर में जांच करने की जिम्मेदारी CBI की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे मुद्दों को हमने देख लिया है और CBI की क्या क्या कमियाँ हैं इसके बारे में भी हमने बात की है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाल के वर्षों में केंद्रीय जाँच ब्यूरो की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं, इसके कारणों की व्याख्या करें और इसकी विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर सुझाव दें। ठीक है, तो यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है कि CBI की विश्वसनीयता पर बहुत ज़्यादा क्या हुए हैं, सवाल उठे हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, मैंने हमेशा बताया कि क्वेश्चन को आपको पार्ट्स में तोड़ना है कि कितने पार्ट्स में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। ये कब होगा, जब आप 2 बारी 3 बारी उसको पढ़ेंगे बहुत स्पीड से। तो हाल के वर्षों में CBI की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं और उसके कारणों की व्याख्या करें और इसकी विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर सुझाव दें। तो सबसे पहले आपको इंट्रो में क्या बताना है कि CBI है क्या, तो आपको बता देना है कि ये एक जांच एजेंसी है। कब इसकी स्थापना हुई है, तो संथानम कमेटी जो कि आई थी कब, 1963-64 में, उसके तहत इसकी स्थापना हुई है। और यहाँ पर कौन से एक्ट के तहत ये क्या अधिकार लेते हैं, तो DSPE जो एक्ट है इसके तहत 1946 का, इसके तहत इनको अधिकार मिले हुए हैं। इंट्रो में आपने CBI के बारे में चीज़ें बता दी। अब पूछा जा रहा है आपकी CBI की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं, तो विश्वसनीयता पर सवाल कब उठते हैं, जब बोला जाता है कि ये केंद्र का तोता है, जब बोला जाता है कि इसमें भ्रष्टाचार है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, केंद्र जो है वो गलत तरीके से यूज़ करता है राज्यों को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। तो इस तरीके के जो चीज़ें अभी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं उसको आपको लिख देना है कि विश्वसनीयता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। उसके बाद आपको बताना है कि इनकी विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए कदम क्या उठाए जाने चाहिए। तो पहली बात तो कि कोई भी चीज़ पॉलिटिकली अगर मोटिवेटेड हो जाती है तो वहाँ पर मामला ख़राब हो जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि वो मिसयूज़ ना करे, गलत तरीके से यूज़ ना करे। स्टेट गवर्नमेंट को भी यह चीज़ समझनी चाहिए कि कोई मुद्दा है, गंभीर है, उसकी जाँच जरूरी है, फिर वहाँ पर वो अननेसेसरी अपना राजनीतिक गेम ना खेलें, इस तरीके की चीज़ें। दूसरी बात यह है कि जब अभी फ़िलहाल DSPE एक्ट के तहत इनको प्रोविजंस मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं, तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव ये बॉडी बन नहीं पाई है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए कि इनके लिए एक अलग से एक्ट होना चाहिए, इनको बहुत सारी अलग से पावर देनी चाहिए, सो दैट इनका भी जुरिस्डिक्शन है वो क्लियर हो जाए कि इनका न्याय क्षेत्र कैसा है, किस तरीके से इनको काम करना है। ठीक है,
तो इस तरीके का आप अपना कुछ वे फॉरवर्ड इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद आपको कंक्लूड कर देना है कि ये पूरा मुद्दा जो है वो कहाँ से निकल करके आ रहा है। यहाँ पर निकल करके आ रहा है फेडरलिज्म, जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों को मिल बांट करके काम करना है, एक तरीके से सही तरीके से काम करना है। और फेडरलिज्म का मुद्दा, संघवाद का ढांचा यही है कि केंद्र और राज्य मिलकर के काम करें, दोनों एक दूसरे के मामले में अननेसेसरी हस्तक्षेप नहीं करें। अगर ये चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली CBI जैसी संस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है मामलों को जाँच करने में, क्राइम को ख़त्म करने में, साथ के साथ में देश की एकता अखंडता बनाए रखने में। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव वे में कंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा आपका क्या होना चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए किसी भी आंसर को फ्रेमिंग करने का। अब आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पूरा मुद्दा हमने समझ लिया, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से निकला, CBI के ऊपर में क्या क्या कमियाँ हैं, कहाँ से उनके ऊपर में क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, सारी चीज़ों को हमने समझ लिया। अब ये जो आर्टिकल है, थोड़ा क्विक जाएंगे हम। ये जो आर्टिकल है वो बात बोल रहा है द प्रॉब्लम विद द कर्नाटका गिग वर्कर्स बिल। हमने बात की थी कुछ दिन पहले ही कि कर्नाटका गवर्नमेंट, सबसे पहले राजस्थान ने गिग वर्कर्स को लेकर के क्या किया था, कानून बनाया था, और उसके बाद अभी रिसेंट में कर्नाटका ने क्या किया है, ये बिल बनाया है एक तरीके से। तो राजस्थान का एक्ट है, कर्नाटका का ये बिल है, याद रखिएगा। बिल और एक्ट के बीच में अंतर तो आपको पता ही होगा कि बिल जो है अभी विधेयक है, उसके ऊपर में जब राष्ट्रपति की भी हस्ताक्षर हो जाएंगे, दोनों सदनों से चीज़ें निकल करके अप्रूव हो जाएंगी, तब जा करके वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट का एक्ट ऑलरेडी बन चुका है, 2023 में ही उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए एक्ट बना लिए थे। तो हमने यहाँ पर गिग वर्कर्स के बारे में क्या प्रोविज़न कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है, हमने इसको पहले भी देखा हुआ है। ये जो आर्टिकल है वो बेसिकली प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है। प्रॉब्लम्स के बारे में क्या, कि कितना ये बिल इफेक्टिव है, ये जो गिग वर्कर्स के ऊपर में लाया गया है, और क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से अभी भी इसके तहत गिग वर्कर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर बात की जा रही है सबसे पहले तो कि द राइज ऑफ गिग वर्कर्स वर्सेस वर्क इशू। यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा है, नीति आयोग ने बोला है कि 2030 तक हम क्या कर जाएंगे, 23.5 मिलियन जो है वो गिग वर्कर्स रीच कर जाएंगे, ठीक है। यानी कि 2030 तक 23.5 मिलियन जो गिग वर्कर्स आएंगे। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, बेसिकली फ्रीली, जो कि प्लेटफॉर्म के किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत या फिर बिना कहना चाहिए कि किसी सिक्योरिटी के, जॉब सिक्योरिटी के वो काम करते होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, या फिर एक तरीके से जो रखने वाला होता है, जो एग्रीगेटर बोला जाता है, उसके तहत हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, ठीक है। फ्री एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, या फिर आपके काम के घंटे भी फिक्स हो सकते हैं, लेकिन जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। एज अ फ्रीलांसर की समझ लीजिए कि जब आपका मन किया आपने काम किया, आपने छोड़ दिया, या जब सामने वाले का मन किया काम पे रखा उस, या फिर निकाल दिया, ठीक है। बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर जो संख्या दिख रही है ना 2030 तक, तो 2030 तक जितने गिग वर्कर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क इशू जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि काम जो है वो कम होने वाला है, साथ के साथ में काम करने के साथ उनके इश्यूज़ भी हैं वो भी कम होने वाले हैं, वो बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें क्या है कि 2030 तक संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या होगा, या तो आपने काम नहीं बढ़ाया तो दिक्कत, या फिर यहाँ पर अगर आपने क्लियर प्रोविजंस नहीं किए तो वर्क इश्यूज बहुत ज़्यादा निकल करके आएंगे। क्योंकि ये जो एक्ट बनाया गया है उसमें चीज़ें जो है वो मेंशन नहीं की गई हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट जो है रेगुलेशन लगाया जाएगा जब बात एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की जाएगी। ये जो पूरा बिल है, यहाँ पर मुद्दा है एक वर्ड का। वर्ड क्या है कि जैसे नॉर्मल जो कंपनियाँ होती हैं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आती हैं, वहाँ पर जो टर्म होता है ना वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का होता है, ठीक है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर यानी कि जो नौकरी दे रहा है और जो नौकरी जो काम कर रहा है, और एम्प्लॉयर जो कि काम पे रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं ना क्लियरली मेंशन होती हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर पता होता है कंपनियों को कि भाई हमारा काम का क्षेत्र क्या है, हमें किस तरीके से काम करना है। अदरवाइज गवर्नमेंट के जो भी लेबर लॉ से रिलेटेड कानून है वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे, इनको पेनल्टी लगेगी, इनके ऊपर में एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्लियर टर्म जो है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन जो है वो मेंशन होता है, और ये सारी चीज़ें केंद्र के रूल के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो यहाँ पर अगर किसी वर्कर के साथ में कोई भी गलत चीज़ होती है, या उनको कोई कहना चाहिए कि पैसे नहीं दिए जा रहे समय पर, या फिर उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो रहा है, तो फिर क्या है गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है और कंपनियों के ऊपर जांच होती है। बट ये जो एक्ट बनाया गया है अभी कर्नाटका का भी जो बिल है उसके अंदर में भी एग्रीगेटर वर्ड लिखा गया है, यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स क्लियर वर्ड नहीं लिखा गया है। अब फिर से यहाँ पर अनसर्टेनिटी वाली चीज़ आएगी कि तीनों लेबर लॉज फिर यहाँ पर इम्प्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता और जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो एक ट्रेडिशनल टर्म है ना उसको मेंशन यहाँ पर भी नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बात की गई है
कि क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी, जैसे कि 14 दिन के भीतर आपको नोटिस देना पड़ेगा। साथ के साथ में ऐसा नहीं होगा कि कभी पर भी वो निकाल दिए जाएं, या आपको पहले बताना होगा कि कारण बताना होगा कि आपने क्यों निकालना है उनको, या फिर क्या उनकी कमियां आ रही हैं, ठीक। लेकिन क्लियर चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं कि मान लीजिए कोई इंसान एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको बोनस भी दिया जाएगा, कोई इंसान जो है जिसको समय पर सैलरी, इतने समय में सैलरी मिल ही जाएगी, कि कोई इंसान जो है वो कितने घंटे काम करेगा और उस घंटे के हिसाब से कितना उसको वेजेस दिया जाएगा। तो इन तरीके के क्लियर प्रोविजंस जो है वो बिल में नहीं डाले गए हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपने एक्ट तो बना दिया, बिल तो बना दिया, लेकिन उसका जो सही में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, या फिर क्लियर जो एक फ़ायदा, इफेक्टिव जो फ़ायदा है वो नहीं मिल पाएगा लोगों को, क्योंकि अभी भी चीज़ें वही रह जाएंगी। अभी हो सकता है कि एकदम से जॉब से निकाला ना जाए, लेकिन ये चीज़ें तो क्लियर लिखी ही नहीं गई हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो 5 घंटे काम कर रहा है तो उसको कितना वेजेस मिलेगा, और वही व्यक्ति अगर 10 घंटे एज अ गिग वर्कर काम कर रहा है तो उसको कितना वेजेस मिलेगा। तो फिर यहाँ पर भेदभाव वाली चीज़ आ जाएगी, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, या फिर किसी को समय पे नहीं मिल रही है सैलरी। तो बहुत सारे इश्यूज़ निकल कर के आएंगे। साथ के साथ में इस बिल में या एक्ट में चीज़ें मेंशन की ही नहीं गई हैं कि आपको सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अगर आपने किसी गिग वर्कर को रखा है तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देनी पड़ेगी, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर फिर इस एक्ट में भी या इस बिल में भी क्लियरली चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं कि सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं, जिसकी वजह से ये जो एक्ट है जो अभी बना है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इसकी तुलना की गई है यूके के एक्ट से। यूके यानी कि यूनाइटेड जो किंगडम है, वहाँ पर भी गिग वर्कर्स को लेकर के एक्ट बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ पर कई सारे जजमेंट दिए हैं, लेकिन वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या होगा, रिलेशन होगा। ऊबर के ऊपर में एक मामला आया था ब्रिटेन के अंदर में, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऊबर जो है वो क्या एक तरीके से वो एम्प्लॉय ही रख रही है, वो एम्प्लॉयर की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा, इस तरीके के मामले। तो यूके की अगर बात की जाए कि वहाँ पर जो कानून है और हमारे यहाँ के जो कानून हैं, हमने यूके के कानून को ही देख करके इन्फ्लुएंस हो करके यहाँ पर चीज़ें बनाई हैं गिग वर्कर्स को लेकर के। लेकिन यहाँ पर जो एक्ट बन रहे हैं इंडिया के अंदर में, उसमें अभी भी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है और उसका क्लियर फ़ायदा जो है वो गिग वर्कर्स को नहीं मिल पाएगा। इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है कि कोर इश्यूज़ क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर कोर इशू ये है कि हमने इस गिग वर्कर एक्ट को वेलफेयर का एक एक्ट बना दिया है, कल्याण का, एक सामाजिक कल्याण का एक एक्ट बना दिया है, जबकि इसको होना क्या चाहिए था, इसको होना चाहिए था एक राइट, एक अधिकार वाला एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से अनसर्टेनिटी आ रही है। आप कल्याणकारी चीज़ें मत बनाइए, आप व्यक्ति को जो कि गिग वर्कर है उसको आप अधिकार दीजिए, तब जा करके उसके जो सही मायने में उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने केवल और केवल कल्याण के हिसाब से कि भाई कंपनियां जो हैं या फिर जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनको इस तरीके से अपने वर्कर्स को ट्रीट करना चाहिए, आपने क्यों केवल डायरेक्टिव चीज़ें बना दी ना, जैसे DPSP है, उसके अंदर जो प्रोविजंस लिखे गए हैं उसको केंद्र को बिल्कुल फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। वहीं पर फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अधिकार हैं जनता के, अगर वो नहीं मिले तो 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो गिग वर्कर का मामला है ना, वो वेलफेयर का ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू राइट होना चाहिए उसके। तो यहाँ पर यही मुद्दा है कि जब तक हम इसको कल्याणकारी प्रोविज़न रखेंगे, बहुत इफेक्टिव हम लाभ जो है वो नहीं पहुँचा पाएंगे वर्कर्स को। इनको एक राइट बनाना पड़ेगा। ये जो एक्ट है उसमें क्लियरली चीज़ें रखनी पड़ेंगी कि इनका काम का घंटा फिक्स होना चाहिए, इनका सैलरी फिक्स होना चाहिए, इनको कुछ ना कुछ सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। चीज़ें मैंडेटरी करनी पड़ेंगी। जो भी एम्प्लॉयर हैं जो कि काम पर रख रहे हैं प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो लोग हैं उनको मैंडेटरी करना पड़ेगा, तभी जा करके चीज़ें जो हैं वो इफेक्टिव वे में लागू हो पाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले हमने अच्छी बातें देखी थी गिग वर्कर्स के इस बिल को लेकर के, अभी हमने उसकी थोड़ी सी कमियां जो हैं उसके बारे में भी बात की है। तो यहाँ पर जब भी आपके पास में क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई ये तो फ़ायदे हैं लेकिन ये कमियां हैं, इनको दूर करना है, तभी जा कर के क्या होगा, इफेक्टिव वे में हम इसको फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक। अब ये जो अगला एक्ट है, अगला जो आर्टिकल है वो बात करता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आर्टिकल 280 के तहत आता है। आपके वित्त आयोग का गठन, और वित्त आयोग ही क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्शन करता है उसको राज्यों को बांटता है। तो यहाँ पर हमेशा से हमने देखा हुआ है कि कई सारे स्टेट जो है वो एलिगेशन लगाते रहते हैं कि केंद्र सरकार कम पैसा दे रही है। अभी रिसेंट में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी लगाया है, MK स्टालिन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लगाया कि मेट्रो रेल बनाने के लिए उनको
को कुछ फंडिंग चाहिए थी और उसके लिए केंद्र सरकार सही से पैसे नहीं दे रही है। तो ये पूरा मुद्दा भी कोर्ट में था, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के भी ऐसे ही इश्यूज़ हैं। मैटर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि जब से 14th फाइनेंस कमीशन आया है उसके बाद से जो राज्यों को डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्स का वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बात की गई है कि 14th फाइनेंस कमीशन जो थी उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि जो भी टोटल टैक्स कलेक्शन होगा केंद्र सरकार का उसका 42% जो है वो राज्यों को देना होगा। लेकिन अगले जब 15th फाइनेंस कमीशन आई, 14th फाइनेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट 2015-16 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद जब 15th फाइनेंस कमीशन आई तो 15वीं वित्त आयोग NK सिंह जी की अध्यक्षता में उन्होंने क्या कर दिया, इसको 41% प्लस 1% कर दिया। और ये 1% जो था वो यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए था, और बाकी ये 41% कर दिया गया कि इस 41% में राज्यों को क्या किया जाएगा, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, टैक्स कलेक्शन का यानी कि वित्त का बंटवारा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यही बताई जा रही हैं कि 14th फाइनेंस कमीशन के पास से अब देखिए तो धीरे धीरे जो है वो शेयर जो है वो कम होता जा रहा है, जो कि केंद्र से राज्यों को जाना चाहिए था। दूसरा मुद्दा ये है कि ऐसा नहीं है कि परसेंटेज वाइज ही पैसा जो है, मनी जो है वो भी कम पहुंच रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि GST कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट का अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को कम पैसा दे रही है। या फिर यहाँ पर वही अमीर और गरीब स्टेट वाला मामला आ जाता है कि जो ज़्यादा डेवलप राज्य हैं उनको कम पैसा मिल रहा है, और कहना ये है कि जो गरीब राज्य हैं उनको ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है सो दैट वो भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, एक तरीके से कहना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन कर सके। लेकिन मुद्दा ये निकल कर के आता है कि GDP के अंदर में जो स्टेट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसा उनको सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरऑल टैक्स कलेक्शन उनकी वजह से ही ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं इसकी वजह से हमेशा केंद्र और राज्य के बीच में मामला जो है फंसा रहता है। लेकिन ये एक पक्ष है, ठीक है, ये स्टेट्स का पक्ष है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ पक्ष है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर फंडिंग की बात की गई है कि यूनियन जो गवर्नमेंट है उनका जो रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है, ये बढ़ रहा है सेस और सरचार्ज की वजह से, ठीक है। तो सेस और सरचार्ज की वजह से ये जो रेवेन्यू है या फिर कलेक्शन है वो बढ़ रहा है। अब सेस और सरचार्ज ऐसा होता है ना कि इसमें क्या है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बाध्य नहीं है सेस और सरचार्ज को शेयर करने के लिए राज्यों के साथ में। तो यहाँ पर जो है ये जो कलेक्शन है वो यूनियन गवर्नमेंट का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। बाकी अदर जो टैक्स कलेक्शन होते हैं जैसे कि आपका GST वगैरह हो गया या फिर इनकम टैक्स वगैरह हो गया, वहाँ पर जो है वो राज्य और केंद्र दोनों के बीच में बंटवारा हो सकता है, होता भी है। लेकिन यहाँ पर जो सेस और सरचार्ज होते हैं ना वो केवल और केवल केंद्र सरकार की अपनी, कहना चाहिए कि अपने होल्ड के ऊपर होता है, यानी कि सरचार्ज और सेस केंद्र सरकार का उस पर हक होता है, वो राज्यों के साथ उसको शेयर करने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं राज्यों का नहीं होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के सेस और सरचार्ज की वजह से ज़्यादा हो रहा है, ये कहने का मुद्दा है। इसी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं उस वे में नहीं पहुंच पा रहा है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होने के बावजूद भी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो सेस और सरचार्ज का है। तो इस तरीके से एक पक्ष हमने सुना है कि क्या क्या मुद्दे हैं, ठीक है। दूसरा पक्ष हमने ये देख लिया कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सेस सरचार्ज बेसिकली किसी पर्टिकुलर कहना चाहिए कि एंटिटी के ऊपर लगाया जाता है, कि अगर मान लीजिए पानी के ऊपर में टैक्स लगाया गया है तो फिर उस टैक्स को केवल और केवल पानी से संबंधित योजनाओं पर ही खर्च करना पड़ेगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में होगा कि वो उस सेस को या सरचार्ज को किस तरीके से खर्च करना चाहती है। तो वहाँ पर राज्यों की जो कहना चाहिए अधिकार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं उस टैक्स से लेकर के। तो इसलिए बोला गया है कि राज्य जो है वो अननेसेसरी भी एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो सेस और सरचार्ज वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना जो है उसके ऊपर में हक है। तो ये जो पूरा मुद्दा है वो हमेशा होता रहता है और काफ़ी कुछ इसमें खास नहीं है। यहाँ पर बेसिकली बात यही की गई है कि कहाँ कहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्फ्लिक्ट निकल करके आते हैं। जैसे कि कुछ योजनाएं होती हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड यानी कि CSS, और कुछ होती हैं केंद्र सेंट्रल सेक्टर। तो केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हिस्सा देती है, बट उसमें राज्य सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं। जैसे कोई भी एक स्कीम है जिसको केंद्र प्रायोजित योजना बनाया गया है, तो केंद्र उसको बना रही है, प्रायोजित कर रही है, स्पॉन्सर कर रही
रही है, लेकिन केंद्र के साथ साथ उसमें राज्यों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बट वहीं पर अगर हम बात करें केंद्रीय क्षेत्रक यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की, तो सेंट्रल सेक्टर केंद्रीय क्षेत्रक वहाँ पर पूरी की पूरी 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी। तो इस तरीके के मुद्दे जब होते हैं ना, तो यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट निकल करके आता है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ टू अदर रूट्स टू डायरेक्ट फाइनेंस ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर केवल और केवल ऐसा नहीं है कि वित्त आयोग की अनुशंसा के हिसाब से 42% ही दिया जाता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और पक्ष रखा गया है कि आप ये बस मत देखिए कि हमने वित्त आयोग के तहत जितना उन्होंने अनुशंसा की उसके हिसाब से आपको फंडिंग दी, आप ये भी देखिए कि हम 2 तरीके से और भी तो पैसे दे रहे हैं ना, जो सेंट्रल सेक्टर है स्कीम है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके तहत भी तो राज्यों को फंडिंग मिल रही है। तो फिर ये एलिगेशन लगाना कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है फंडिंग को लेकर के, ये सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर पूरा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनना ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आपको लगता है ऐसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल मिसयूज़ कर रही है अपने पावर का या वित्त संबंधित जो भी ट्रांसफ़र होते हैं उससे रिलेटेड, तो आपको बोलना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम भी तो कर रही है। उनके पास जो कलेक्शन हो रहा है वो सेस और सरचार्ज से ज़्यादा हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि वो केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्रीय क्षेत्र की योजना के माध्यम से क्या कर रही है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन राज्यों को कर ही रही है। तो ऐसा एक तरफा एलिगेशन लगाना सही बात नहीं है। बेसिकली आपको बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा मुद्दा। ये जो चीज़ें हैं वो इसी के बारे में है। वित्त आयोग के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया कि राजस्व का वितरण करने की इनकी जिम्मेदारी होती है। आर्टिकल 280 के तहत ये आते हैं। संसद जो है वो कानून बना करके क्या करती है, सदस्यों की नियुक्ति करती है। राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर नियुक्ति होती है 5 वर्ष तक के लिए, लगभग क्लियरली कार्यकाल मेंशन नहीं है, लेकिन 5 वर्ष के लिए इनका क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, अपने रिपोर्ट सौंपते हैं और फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, नए फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल का टेन्योर पूरा होने के बाद ही नया फाइनेंस कमीशन बनेगा, उसके पहले भी फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। जब पिछली जो कमीशन होती है वो अपना फाइनल रिपोर्ट देती है, उसके बाद से नई जो आयोग है वो अपना काम शुरू करती है, ठीक है। तो ये जो कुछ हिस्से मतलब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहाँ से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कब यहाँ पर कुछ और चीज़ें पारित की गई थी, तो एक अधिनियम बनाया गया था, वित्त आयोग विविध प्रावधान अधिनियम 1951 का, और उसके तहत में यहाँ पर चीज़ें लिखी गई थी कि कैसे जो है चयन प्रक्रिया होगी, योग्यता अयोग्यता क्या होगी, जो भी उनके सदस्यों की नियुक्ति होगी, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये पूरा जो टॉपिक है हमने अभी केंद्र राज्यों के कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित चीज़ों के बारे में बात की है। और जो भी मुद्दा है वो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में क्या है हमें पता होता है, बार बार रिपीटिशन होता रहता है। और कभी फिर से ये टॉपिक आएगा तो इसको और अच्छे से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो चीज़ है ये बात कर रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेकर के। क्लासेस अभी जो है 45 मिनट से अबव चली जा रही है, तो इसको हम कल करेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर बात की गई है रिसेंट SC रूलिंग ऑफर्स फ्रेमवर्क फॉर सेंसिटिव पर ट्रायल ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी कि दिव्यांग जन जो हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें की हैं और क्या उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, उसको लेकर के ये पूरा आर्टिकल है। काफ़ी अच्छे से डिटेल में इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक नोटबुक एस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।